नमस्कार। भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत आज हम रीति सिद्धांत की चर्चा करेंगे। रीति सिद्धांत या रीति संप्रदाय भारतीय काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। आखिर ये रीति है क्या? रीति शब्द री धातु में तिन प्रत्यय के योग से निर्मित है, जिसका अर्थ है मार्ग, प्रणाली या पद्धति। फिर से दोहरा रही हूं, रीति शब्द का अर्थ है मार्ग, प्रणाली या पद्धति। ये जो री धातु है संस्कृत की, ये किस अर्थ में प्रयुक्त होती है? गमन करने के, जाने के या गति करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। और रीति शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? रीयते गम्यते नेनेति ही रीति ही, अर्थात जिस मार्ग से गमन किया जाए वही रीति है। ये रीति जो है एक तरह से विशिष्टता लिए हुए है। किसकी? गमन की या मार्ग की, क्योंकि प्रत्येक कवि अपने स्वभाव के अनुसार काव्य की रचना करता है और एक विशिष्ट पद्धति को अपनाता है। तभी ये कहा गया है कि रीति जो है वो काव्य को रचने की विशिष्ट पद्धति है। आजकल इसे शैली भी कहा जाता है। शैली पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन शैली या स्टाइल या रीति या मार्ग जो है लगभग पर्याय की तरह से प्रयुक्त होते हैं। और आप देखेंगे कि शील या स्वभाव से अनुप्राणित या जुड़ा होने के कारण ही स्टाइल को शैली कहा जाता है। और रीति सिद्धांत जो है वो आधुनिक युग में आकर के इसे स्टाइल कहा जाता है, लेकिन वो रीति सिद्धांत और संस्कृत आचार्यों का रीति सिद्धांत भिन्न है। रीति सिद्धांत में आचार्य वामन से पूर्व भी संस्कृत काव्यशास्त्र शास्त्र में हमें रीति की चर्चा मिलती है। भरत और दंडी ने और उसके बाद कुंतक ने भी रीति जैसे शब्दों का प्रयोग किया। काव्यशास्त्र में रीति क्या तात्पर्य है? रीति का तात्पर्य काव्यशास्त्र में है काव्य की सरणी, अर्थात काव्य का मार्ग, या जिस रास्ते पर चलकर काव्य की चर्चा की जाए वही रीति है। यूँ तो आप सबको मालूम है कि हिंदी साहित्य में 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का समय रीतिकाल कहलाता है। तो रीतिकाल में संस्कृत आचार्यों ने जो लक्षण और भेद रखकर जिस मार्ग पर ग्रंथों की रचना की वो इस रीति सिद्धांत से भिन्न है। रीति निरूपक जो प्रमुख आचार्य हैं वो कौन है? रीति सिद्धांत को सबसे अधिक देन वामन की है। हम लोग अभी चर्चा भी कराए। वामन से पहले रीति शब्द का प्रयोग उस रूप में नहीं मिलता जिस रूप में वामन ने किया। दंडी ने जो है कुछ चर्चा की और मार्ग शब्द का प्रयोग किया। इसके साथ में हम देखते हैं कि अन्य जो आचार्य हैं वो भी बात करते हैं रीति की, लेकिन रीति शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो मार्ग की बात करते हैं। और इसके बाद काव्यालंकार सूत्र वृत्ति जो है वो प्रमुख ग्रंथ है वामन का, और वामन ने ही रीति सिद्धांत को चलाया और रीति को सबसे अधिक महत्व दिया। इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि वामन ने रीति को गुणों पर आधारित माना। वामन से पहले भी भामह और दंडी रीति विषयक सामग्री प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में वामन ने की, क्योंकि वामन ने 10 शब्द गुण माने, 10 अर्थ गुण माने, और उन 10 गुणों के अंतर्गत तमाम अलंकारों को, ध्वनि को, रस को, सबको निहित कर लिया और ये माना कि रीतियां जो हैं इन्हीं गुणों के ऊपर आधारित होती हैं। भरत और दंडी जो हैं वो भी 10 गुणों का प्रतिपादन करते हैं, और भामह ने 2 काव्य प्रकार माने थे, वैदर्भ और गौड़ीय। दंडी
10 गुणों को वैदर्भी मार्ग का प्राण कहते हैं। वामन ने रीति सिद्धांत की जो स्थापना की, उसमें वामन के पश्चात आने वाले जो आचार्य हैं वो भी कुछ हद तक रीति का संक्षिप्त और प्रकारांतर से निरूपण करते हैं, जिनमें प्रमुख आचार्य हैं उद्भट, रुद्रट और आनंदवर्धन। इसके अलावा कुंतक, अग्निपुराणकार, भोजराज, मम्मट और भी अन्य आचार्य इसका, जैसे विश्वनाथ जैसे आचार्य, रीति का निरूपण नहीं करते हैं, गुणों की चर्चा करते हैं, लेकिन गुणों के ऊपर आधारित रीति को स्थापित करने का प्रयत्न केवल वामन करते हैं। तो हमें रीति के 2 रूप नजर आते हैं। एक वामन सम्मत दृष्टिकोण, जहां पर रीति को वामन काव्य की आत्मा मानते हैं और कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य, और अन्य रीति विषयक दृष्टिकोण अर्थात गुणों की अर्थ व्यंजकता पर आधारित रीतियों को मानते हैं। वामन सम्मत रीति और गुण क्या है? वामन के अनुसार रीति का लक्षण क्या है? विशिष्टा पद रचना रीति ही, अर्थात विशिष्ट पदों की रचना जो गुणों के अनुरूप होती है वही रीति है। और ये जो रीति है वो कैसे आती है उन विशिष्ट पदों में? वो आती है गुणों के समावेश के कारण। विशेषो गुणात्मा गुणः रीति। और गुण क्या है? गुणों को वो काव्य के समस्त शोभा कारक धर्म मानते हैं। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणा। ये गुण कैसे हैं? दोनों तरह के गुण हैं। एक और हम देख रहे हैं कि ये गुण शब्द गुण है, दूसरी ओर ये गुण अर्थ के अंतर्गत भी समाहित हैं, और ये अर्थ के अंतर्गत समाहित और शब्द के अंतर्गत समाहित जो गुण हैं, ये इनकी संख्या 10-10 है। 3 तरह की रीतियों को मानते हैं वामन, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, और इन सब की रचना विशेष प्रकार के शब्द और अर्थ के अनुरूप मानते हैं। और इसके बाद इन तीनों का संबंध वो गुणों से स्थापित करते हैं। वैदर्भी रीति में सभी 10 गुणों को, अर्थात सभी 10 शब्द गुण और अर्थ गुणों को वो समाहित रहते हैं। गौड़ीय रीति में केवल ओज और क्रांति, और पांचाली में 2 गुण प्रमुख मानते हैं वो, पहला माधुर्य और दूसरा सुकुमार्य। वामन सम्मत जो 10 शब्द गुण हैं वो क्या क्या हैं, इनकी जरा हम एक तरह से जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि 10 शब्द गुण जो वामन ने गिनवाए वो क्या क्या हैं। पहला गुण उन्होंने कहा है ओज। ओज उन्होंने किसे माना? बंध की गाढ़ता, अर्थात गाढ़ बंधत्वम ओज। दूसरा गुण उन्होंने क्या माना? प्रसाद, बंध की शैथिल्यता, शैथिल्यम प्रसाद। तीसरा गुण उन्होंने माना श्लेष, और वो श्लेष उस रूप में नहीं है जिस तरह से अर्थ आपस में जुड़ा रहता है। उन्होंने क्या कहा कि श्लेष मसृणता का नाम है, कोमलता का नाम है, मसृणत्वम श्लेष। और फिर वो क्या कहते हैं कि श्लेष है क्या? कि बहुत से पदों का एक पद के समान भासित होना, वही श्लेष है। इसके बाद चौथा गुण वे मानते हैं समता का। समता क्या है? समता मार्ग का अभेद है, अर्थात जिस मार्ग से पहले पद की रचना शुरू की जाए उसे बीच में नहीं छोड़ना, उसी शैली से समस्त पदों की रचना करना, मार्ग चित्रः समता। अर्थात जिस शैली से काव्य रचना का आरंभ किया जाए अंत तक उसका त्याग न करना। उसके बाद अगला गुण जो है वो क्या है? समाधि। समाधि क्या है? आरोह और अवरोह। जैसे संगीत में आरोह और अवरोह होता है, उसी तरह से रचना करते हुए भी आरोह और अवरोह जो है उसे समाधि कहते हैं। आरोहावरोहण समाधि, जहां आरोह के बाद अवरोह और अवरोह के बाद आरोह का रूप विधान हो। फिर
अगला गुण या छठा गुण वो किसे मानते हैं? माधुर्य। माधुर्य वो कहाँ कहते हैं? जहां पर पदों को पृथक पृथक या अलग अलग रचा गया हो, वहां पर वो माधुर्य गुण की स्थापना की बात करते हैं। पृथकम पृथकम माधुर्यम। एक अन्य गुण है सुकुमारता। ये सुकुमारता क्या है? सुकुमारता बंध की अकठोरता को ही सुकुमारता इन्होंने कहा है। और इसके अलावा अन्य गुण उन्होंने क्या माना है कि बंध की विकटता को विकटत्व बंधत्व। इन्होंने विकटता से क्या तात्पर्य है? पदों का नृत्य करते हुए प्रतीत होना। इसके बाद नवा गुण उन्होंने माना अर्थ व्यक्ति। ये जो अर्थ व्यक्ति गुण है अर्थात वर्ण विषय की स्पष्टता का अभिव्यक्ति कौशल के साथ प्रस्तुत करना अर्थ व्यक्ति है। और अंतिम जो इन्होंने शब्द गुण माना वो कौन है? कांति। कांति क्या है? बंध की उज्ज्वलता को इन्होंने कांति कहा। इसके अलावा वामन ने 10 अर्थ गुणों की बात की। ये अर्थ गुण कौन कौन से हैं, इस पर जरा चर्चा कर ली जाए। अभी तक हमने ये देखा कि वामन किन 10 गुणों को शब्द गुणों के अंतर्गत गिनते हैं और जो उन्होंने अर्थ गुण माने वो कौन कौन से 10 अर्थ गुण हैं, इन्हें देखते हैं हम लोग। अर्थ गुण में उन्होंने क्या कहा कि ओज। ओज क्या है? अर्थ की प्रौढ़ता या अर्थ की तीव्रता जो है क्या है? ओज गुण है। प्रसाद गुण क्या है? अर्थ की विमलता। इसके बाद अगला गुण है श्लेष। श्लेष को उन्होंने कहा घटना श्लेषः। घटना से क्या तात्पर्य है? जिसमें 4 चीज हों, अनेक क्रिया परंपरा, फिर विदग्ध चेष्टा, प्रसिद्ध वर्णन शैली और युक्ति विन्यास। आप लोग देख रहे हैं कि वामन जो हैं गुणों का कितना व्यापक रूप ग्रहण करते हैं और इन्हीं गुणों पर आधारित मानते हैं रीति को। 3 तरह की रीतियों को इन्हीं शब्द गुणों और अर्थ गुणों पर आधारित मानते हैं। तीनों तरह की रीतियां जो हैं अलग अलग तरह के अर्थ गुण और शब्द गुणों पर आधारित होती हैं, जिनमें वैदर्भी रीति में के अंतर्गत उन्होंने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुणों को समाहित माना। इस पर बाद में चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो अगला अर्थ गुण वामन कहते हैं, क्या कहते हैं? समता। समता क्या कहते हैं वो? कि जहां पर विषय जो है वो एक ही रहे। समता 2 तरह की होती है। पहली बात क्रम ना टूटे और दूसरी बात आसानी से समझ में आना। फिर समाधि। समाधि का अर्थ है उनका अर्थ का वैशिष्ट्य, अर्थ दृष्टि ही समाधि। उसके 2 रूप उन्होंने माने। पहला कवियों की नवीन उद्भावना। देखिए इसे भी गुण के अंतर्गत लेकर के आ रहे हैं ये, और उन्हें अर्थ का गुण मान रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि कवियों की जो नवीन उद्भावना है वो क्या है? समाधि। और अन्य कवियों की उद्भावना पर आश्रित जो नवीनता है उसे भी उन्होंने अर्थ गुण के अंतर्गत समाहित किया और उसे समाधि के अंतर्गत लिया। उसके बाद माधुर्य। माधुर्य उक्ति के वैचित्र्य को कहा उन्होंने। ये कहा उक्ति वैचित्र्यम माधुर्यम। फिर सुकुमारता। सुकुमारता क्या है? जहां पर कठोरता नहीं है वहां पर सुकुमारता जैसा अर्थ गुण है। इसके बाद उदारता। उदारता को उन्होंने क्या कहा कि जहां पर ग्राम्यता का अभाव है वहीं पर उदारता नामक गुण है। फिर अर्थ व्यक्ति, जहां पर अवर्णनीय पदार्थों के स्वभाव की स्पष्टता को कवि निरूपित करता है, वहीं पर जिसे वो अर्थ व्यक्ति कहते हैं। और फिर अंतिम गुण, आपको याद होगा कि शब्द गुण में अंतिम गुण था कांति। उसी कांति को वो अर्थ के भी गुणों में लेकर के आते हैं और यह कहते हैं कि जहाँ पर श्रृंगार आदि रसदीप्त होते हैं वहाँ पर ही कांति जैसा गुण जो है वो दिखाई देता है। वामन ने जिन गुणों की स्थापना की, उन्होंने गुणों को काव्य के समस्त शोभाकारक धर्मों में
के अंतर्गत अभिहित किया। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा, अर्थात समस्त काव्य की जो शोभा करते हैं या काव्य के समस्त जो शोभक तत्व हैं या शोभा करने वाले तत्व हैं वो क्या हैं, वो गुण हैं। इसके अंतर्गत आप देखोगे कि काव्य के सारे शोभाकारक धर्म जो है उन्होंने गुणों के अंतर्गत समाहित कर लिए। ये 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण है। इन्हीं के आधार पर वो कवियों का मूल्यांकन करने की बात करते हैं कि इन्हीं 10 शब्द गुणों और 10 अर्थ गुणों के आधार पर कवि का मूल्यांकन किया जाए। आचार्य वामन ने 3 प्रकार की रीतियां मानी और इससे उनका अभिप्राय क्या है, कौन सी 3 रीतियां हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि ये जो 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शब्द गुण काव्य के वाक्य विन्यास या उसकी बनावट से संबंधित है और जो अर्थ गुण है वो काव्य के अर्थ या उसके वाच्यार्थ से उससे जुड़े हुए हैं। शब्द गुण काव्य के बाहरी कलेवर से और अर्थ गुण जो हैं वो काव्य के भीतरी अर्थात उसके अर्थ से जुड़े हुए हैं। 3 प्रकार की वामन ने जो रीतियां मानी उनमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रीति वैदर्भी रीति को कहा और वामन के अनुसार वैदर्भी रीति जो है वो सर्वश्रेष्ठ रीति है जिसमें समस्त गुणों का समावेश हो जाता है। समग्र गुणः वैदर्भी, वैदर्भी रीति को उन्होंने शुद्धा वैदर्भी भी कहा और समास प्रयोग के आधार पर वैदर्भी रीति को उन्होंने असमस्त कहा अथवा समास रहित माना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदर्भी रीति को वामन सबसे अधिक महत्व देते हैं और उसे श्रेष्ठ रीति मानते हैं। अर्थ संपदा या भाव राशि पर यह रीति सबसे अधिक आश्रित रहती है। जब समस्त गुण एक ही रीति में आ जाते हैं तो जो श्रेष्ठ रीति रूपायित होती है उस रीति को वामन ने कहा वैदर्भी रीति। इसके बाद रीति का जो दूसरा प्रकार वामन ने माना वो था गौड़ी रीति। गौड़ी रीति के 2 प्रमुख गुण हैं। पहला, इसमें ओज होता है और उसमें कांति होती है। ओज कांति ही मति गौड़ी रीति। तो गौड़ी को गौड़ीय रीति या ओज और कांति के गुणों से युक्त रीति कहा गया और रीति जो है, इस रीति के प्रमुख गुण कौन से हैं? इस रीति के प्रमुख गुण हैं ओज और कांति। और गौड़ी रीति को माधुर्य अथवा सुकुमारता के गुणों के अभाव में जो है वो समास बहुला माना गया। इसका उदाहरण है एक, जैसे राम की शक्ति पूजा में से अगर हम एक उदाहरण लें, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह रावण विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विघ्न विषम हूह। तो गौड़ी रीति वहां है जहां पर क्लिष्ट पदों का प्रयोग किया जाता है और कटु वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी रीति जो वामन ने मानी वो थी पांचाली रीति। पांचाली रीति माधुर्य और सुकुमार्य गुणों से युक्त होती है। फिर इस रीति में ओज और कांति के गुण उतने नहीं होते, लेकिन समासों की बहुलता और उत्कट पदावली का प्रयोग जो है इसमें नहीं होता। उदाहरण के लिए पंत की कविता में से अगर हम एक उदाहरण लें तो कोमल रीति होती है पांचाली रीति। सिखा दो नाहे मधुप कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान कुसुम के चुने कुटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। तो कुछ कुछ इस तरह की पांचाली रीति होती है। आप पहले भी अलंकार सिद्धांत को पढ़ाए हैं, समझ आए हैं और उसमें आपने देखा होगा कि हर सिद्धांत जो है एक समय में स्थापित हुआ और उसके बाद उस सिद्धांत का पराभव हुआ।
रीति सिद्धांत का भी खंडन बड़े जोरों शोरों से किया गया। आचार्य वामन ने क्या माना था कि 10 तरह की गुण और 10 तरह के शब्द गुण और 10 तरह के अर्थ गुण सब के सब किस में आते हैं? रीति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बाद में ये क्या कहा गया कि आनंदवर्धन कहते हैं कि रीतियां तो उन लोगों के द्वारा चला दी गई जो ध्वनि जैसे अवर्णनीय काव्य तत्व को समझने में असमर्थ थे। कि ध्वनि के अंतर्गत आनंदवर्धन ने काव्य के समस्त शोभाकारक या काव्य के समस्त गुणों को या काव्य के समस्त हेतुओं को ध्वनित होते हुए बताया था। और आनंदवर्धन वामन के रीति सिद्धांत का खंडन करते हुए क्या कहते हैं कि रीति तो उन लोगों के द्वारा चलाई गई जिन्हें ध्वनि जैसा काव्य तत्व समझ में ही नहीं आता था। कुंतक ने व्यंग्य के स्वर में मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा, अजी हटाओ भी, कौन रीति जैसे निस्सार वस्तु के साथ अपना मगज खपाए। तो इस तरह से रीति सिद्धांत का खंडन किया गया। रीति और गुण का जो मान्य स्वरूप है वो क्या कहा? बाद में आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को क्या माना? एक संघटना के तत्व के रूप में उन्होंने रीति को लिया और उन्होंने असमासा, अल्प समासा, दीर्घ समासा 3 तरह की रीतियों की बात की। आचार्य मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार रीति कहलाता है। और आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं रीति के बारे में? कि पद संघटना को रीति कहते हैं, जिसकी स्थिति जो है किसके अनुसार होती है? शरीर के अवयवों की या बनावट के समान है। जैसे बहुत सारी चीज़ों का संगठन हमारा शरीर होता है, चेहरा है, हाथ है, पाँव है ना? तो ऐसे ही उन्होंने क्या कहा कि पदों की जो एक संघटना है, पदों की एक जो पूरा का पूरा संरचना है या पूरा का पूरा विन्यास है, वही क्या है? वही रीति है। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति जो है वो ओज और प्रसाद गुणों के व्यंजक वर्णों के द्वारा रचित होती है और गुण जो है उन पर आश्रित रहकर ये रीतियाँ रस की अभिव्यक्ति का संपर्क का कारण बनती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि गुणों का जो निर्णायक मान्य स्वरूप रहा है वो क्या है। आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा था गुणों के लिए? कि गुण दोषों के विपर्यस्त होते हैं, अर्थात जो दोषों को नष्ट करते हैं या दोषों से रहित होते हैं वे गुण होते हैं। और आचार्य दंडी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दोष यदि काव्य की विपत्ति या काव्य का विनाश करते हैं तो गुण जो हैं वो काव्य की संपदा में महत्वपूर्ण वृद्धि करते हैं। काव्य की शोभा करने वाले धर्म को वो कौन? आचार्य दंडी गुण कहते हैं। किंतु इससे आगे चलकर आनंदवर्धन गुणों को प्रकारांतर से क्या कहते हैं? आनंदवर्धन जो हैं वो गुणों को चित्तवृत्ति के पर्याय मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने रस के ऊपर गुणों को वो आधारित करते हैं और कहते हैं कि गुण जो है उन्हें कहते हैं जो काव्य के अंगीभूत रस का उद्धार करते हैं या गुण रस का अवलंबन करते हैं। तो गुणों को अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी तरह से अपने सिद्धांत में स्थान दिया। ध्यान रहे कि आनंदवर्धन जो हैं वो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और वो ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत रस के अपकारक तत्वों को गुण मानते हैं। रस के अवलंबन करने वाले जो रस के उपकारक तत्व है उनको गुण मानते हैं। तो इस तरह से वामन सम्मत जो रीति संप्रदाय था जो पूरी तरह से गुणों पर आधारित था, दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि रीति को वामन गुणों के ऊपर आधारित मानते हैं, लेकिन आचार्य भरत मुनि जो हैं वो दोषों से विमुक्त रचना को गुणयुक्त कहते हैं। आचार्य दंडी जो हैं वो क्या मानते हैं कि गुण जो हैं वो काव्य की वृद्धि करते हैं। वामन काव्य की शोभा करने वाले समस्त धर्म को गुण मानते हैं। तो आनंदवर्धन रस के अवलंबन करने वाले तत्वों को गुण कहते हैं।